उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस को ताबड़तोड़ झटके लगने लगे। लगभग हर जिले में किसी न किसी सीट पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर विरोध की आवाज तेज होने लगी। इतना ही नहीं, कई नेताओं ने तो लिस्ट जारी होने के कुछ घंटों के अंदर ही अपना इस्तीफा थमा दिया। किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो कोई निर्दलीय ही मैदान में उतरने का ऐलान करने लगा। इतने बड़े पैमाने पर विरोध और विद्रोह की वजह से कमलनाथ और उनके मैनेजर्स की मुश्किल बढ़ गई है। टिकट नहीं मिलने से ग्वालियर ग्रामीण से दावेदारी जता रही कांग्रेस नेता केदार कसाना ने बगावती तेवर अपनाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कसाना ने पार्टी द्वारा वर्तमान में घोषित किए गए प्रत्याशी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राज्य में सर्वे किया उसने ही सर्वे दबा दिया। विंध्य के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पीसीसी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा कमलनाथ को भेज दिया। विंध्य के दिग्गज नेता यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यादवेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में लफंगे भरे पड़े हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने टिकट वितरण को लेकर अनदेखी के आरोप लगाए। अजय यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर आरोप लगाया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद केदार कसाना ने कहा, मैं पिछले 22 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं। छात्र राजनीति से NSUI और फिर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। मैं 10 साल से बिना किसी पद के पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मैंने 2018 और उससे पहले साल 2013 में भी टिकट मांगा था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण भाजपा का गढ़ रहा है। यहां पोलिंग पर लड़ने के लिए मैंने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। जहां कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, वहां हमने लोगों में विश्वास पैदा किया और लोग हमारे साथ आए भी। केदार कसाना ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा, मैंने टीम केदार के नाम से 25,000 लोगों की एक टीम बनाई है। इसके साथ ही 45,000 से अधिक महिलाओं को नारी सम्मान योजना से जोड़ा और अभी रक्षाबंधन में 1 लाख बहनों से राखी भी पहनी। हर सुख दुख में लोगों के साथ रहा हूं। फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया जो हर पंचवर्षीय योजना में दूसरी पार्टी का झंडा लगा लेते हैं और जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। अब जब मेरा टिकट कट गया है तो इस पार्टी में मेरा भविष्य बचा नहीं है। दतिया विधानसभा क्षेत्र से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस पार्टी ने अवधेश नायक पर दांव खेला है, जिसका दतिया विधानसभा क्षेत्र में खुलकर विरोध सामने आने लगा है। टिकट की मांग कर रहे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के समर्थकों में काफी आक्रोश है। दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ता हाईकमान से अवधेश नायक के नाम की टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही कई और नेता भी मैदान में उतर आए। टिकट न मिलने से किसी और पार्टी या निर्दलीय चुनाव वे लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का वोट शेयरिंग कम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चीन से चंदा लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन गए न्यूज क्लिक और उसके फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को जब हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया तो कपिल सिब्बल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जल्दी सुनवाई करने को लेकर शोर मचाने लगे। कपिल सिब्बल ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा। प्रबीर पुरकायस्थ ने राष्ट्र विरोधी प्रचार को और हिरासत को चुनौती दी है। इस पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 73 साल के पत्रकार को बिना नोटिस दिए ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो सही नहीं है। संपादक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी और हम सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हैं। सिब्बल की अपील के बाद CJI ने कहा वे इस पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से मामले के कागजात देने को कहा और कहा कि वे मामले को सूचीबद्ध करने पर जल्द फैसला करेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के संस्थापक पर आरोप लगाया था कि वो वैश्विक और घरेलू स्तर पर कहानी रचते हुए कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बता रहे थे। साथ ही उन पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर एकता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रहार करने का भी आरोप है। पुलिस ने यह भी कहा कि न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके साथी जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती, अमित चक्रवर्ती के भाई बप्पादित्य सिन्हा, वर्चुनेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर द्वारा गैर कानूनी रूप से धन का गबन करते थे। ये भी आरोप लगाया गया कि इस धन को तीस्ता सीतलवाड़ के साथी गौतम नवलखा, जावेद आनंद, तमारा जिब्रान, उर्मिलेश, अरात्रिका हल्दर, परंजय गुहा ठाकुरता, त्रिना शंकर और पत्रकार अभिसार शर्मा के बीच बांटा गया। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि उसे चाइना से अवैध तरीके से फंडिंग की गई थी।
इसके बदले उन्हें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा देना था। दिल्ली पुलिस के आरोपों के मुताबिक प्रबीरपुर कायस्थ और चाइना में रहने वाले अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के बीच ईमेल पर बातचीत हुई। कैसे अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग दिखाया जाए, इस मामले में पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राघव चड्ढा राज्यसभा से अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन जिस बात की उम्मीद थी वो हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने न तो विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर कोई रोक लगाई और न ही निलंबन को लेकर कोई बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जरूर जारी किया। अब इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। अगस्त में चड्ढा का निलंबन किया गया था। 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सिलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है। राघव चड्ढा की तरफ से दलील दी गई कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। अगर मामला बनता भी तो नियम 256 के तहत उन्हें सिर्फ उसी सत्र तक के लिए निलंबित किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। सुप्रीम कोर्ट अब 30 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, अदालत को ये जांचने की जरूरत है कि क्या किसी सदस्य को लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है। अनुपातिकता का मुद्दा ये है कि क्या किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए नियम 256 लागू किया जा सकता है। वकील शादान फरासत ने कहा, ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सत्र से परे नहीं किया जा सकता। इसे सत्र से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राघव चड्ढा को अगस्त में 5 राज्यसभा सांसदों का नाम चयन समिति में शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। उन पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। राघव चड्ढा संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित हुए थे। भाजपा की शिकायत के बाद ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था। सांसद इसके खिलाफ 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राज्यसभा में 7 अगस्त को 10 बजे दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास किया गया था और इसके पहले राघव चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने कहा, मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत करवाए हैं। 5 सांसदों ने दावा किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा के सांसद हैं। वहीं इनमें एक बीजेडी और एक अन्ना द्रमुक का सांसद भी शामिल है। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। राज्यसभा से सस्पेंड होने के बाद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार दुष्प्रचार कर रही है, झूठ बोल रही है। उन्होंने मीडिया को एक दस्तावेज दिखाया और कहा कि ये राज्यसभा से सेक्रेटेरिएट का बुलेटिन है। इसमें कहीं भी दस्तखत, फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, जालसाजी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया कि इसकी जांच की जाए। अगर भाजपा के पास प्रूफ है तो वो इसे दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बात निकल कर आई जो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस खबर से पूरे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। केस की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों से कई सवाल किए। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मुझे एक और बात कहने का निर्देश मिला है। हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और जांच के लिए धारा 70 लगाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो पूरी पार्टी मुश्किल में फंस सकती है और पार्टी के कई पदाधिकारियों पर जांच की आंच पहुंच सकती है। इससे अरविंद केजरीवाल भी अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का पद उनके ही पास है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी से सवाल किया था कि जब घोटाले में मिली रिश्वत की रकम का लाभ आम आदमी पार्टी को मिला तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई पर जो सवाल किए गए थे वह किसी निष्कर्ष पर नहीं थे, जबकि जवाब पाने के लिए सवाल उठाए गए थे। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि हमने जो सवाल पूछे थे उस पर आपका जवाब क्या है, ये निष्कर्ष नहीं है। इस पर राजू ने कहा हमें नहीं पता कि क्यों लोग मान रहे हैं कि ये निष्कर्ष है। इस पर एएसजी ने ये कहा कि एक्टिव मीडिया का दौर है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम कोर्ट में अपनी समझ के लिए सवाल करते हैं। उन्होंने इसके बाद एसजी राजू को अपनी बात रखने को कहा। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि शराब घोटाला में मुख्य भूमिका मनीष सिसोदिया और विजय नायर की है। उन्होंने कहा कि जहां तक सिसोदिया का सवाल है, वे मनी लॉन्ड्रिंग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ ग्रुप के रिटेलर्स को रिश्वत के बदले फायदा पहुंचाया गया और उनका प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। एएसजी राजू ने कहा कि यदि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है तो ये भी जमानत खारिज किए जाने का आधार बनता है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में बदलाव शराब बाजार में सुधार के लिए नहीं, बल्कि कुछ निजी कंपनीज को अत्यधिक फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस पहले से ही इजराइल हमास के बीच जारी जंग में अपने प्रस्ताव के कारण फंस चुकी है। जब तक कांग्रेस इससे बच निकलने में कामयाब हो पाती, पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर विपक्षी नेताओं के साथ फिलिस्तीन के दूतावास जा पहुंचे और इजराइल पर अपनी पूरी भड़ास निकाली। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के उन नेताओं में से एक रहे हैं जो लेफ्ट की विचारधारा को मानते हैं और कई बार उनके बयान कांग्रेस को उल्टे पड़े हैं। लेकिन बिना मौसम की बरसात की तरह मणिशंकर अय्यर अपने बयानों की बारिश करने से नहीं चूकते। अय्यर के अलावा लेफ्ट के भी कुछ नेता वहां पहुंचे हैं। सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गाजा में युद्ध चल रहा है, वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया है और फिलिस्तीन के लोग पीड़ित हैं। हम भारत समेत सभी देशों में ये सवाल उठा रहे हैं। गाजा में एक संकट खड़ा हो गया है और जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गाजा में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इस युद्ध का शिकार कोई और नहीं बल्कि मासूम फिलिस्तीनी बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे। हम यहाँ फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचने वाले नेताओं में समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी शामिल थे। इन सभी नेताओं ने कहा कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं और उनके लिए अपना समर्थन जाहिर करने को यहाँ आए हैं। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच छिड़ी जंग में भारत ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। हमास के आतंकियों की हरकत को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस का फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होना पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सीडब्ल्यूसी की ओर से प्रस्ताव में बिना हमास के हमले का जिक्र करते हुए फिलिस्तीनियों की मांग का सपोर्ट किया गया। इस पर सीडब्ल्यूसी में ही बहस छिड़ गई। सीडब्ल्यूसी के एक सदस्य ने बताया कि ये बेतुका है, ऐसा लगता है मानो हम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हों। सूत्रों ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के मसौदा प्रस्ताव में मध्य पूर्व संकट का कोई जिक्र नहीं था। सीडब्ल्यूसी मुख्य रूप से जाति जनगणना और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक के अंत में केरल के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला की मांग की कि प्रस्ताव में हमास के हमले की निंदा करते हुए फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की जानी चाहिए, क्योंकि पार्टी की फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। चेन्नीथला सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। सूत्रों ने कहा कि उनका हस्तक्षेप के बाद तुरंत कुछ पंक्तियां तैयार की गईं, लेकिन इसमें हमास या आतंकवाद शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फंसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए थे। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सुनने को तैयार हो गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के 17 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली खेड़ा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा, मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। पीठ ने याचिका में मांगी गई अंतरिम राहत पर नोटिस जारी किया है कि 17 अगस्त को उच्च न्यायालय ने खेड़ा के समन आदेश और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच अधिकारी द्वारा एकत्र सबूतों का मूल्यांकन मामले को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता।
20 मार्च को शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कहने के मामले में असम और उत्तर प्रदेश में खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 FIR को जोड़ दिया था। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाते हुए मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में लखनऊ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। कांग्रेस प्रवक्ता को 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब उन्हें विमान से उतार दिया गया था जो उन्हें रायपुर ले जाने वाला था। हालांकि उन्हें इसी दिन शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सवाल पूछने के एवज में रिश्वत लेने के आरोपों के बाद महुआ मोइत्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक बार फिर पत्र लिखा है, लेकिन इस बार उन्होंने ये पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नहीं बल्कि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को लिखा है। इस पत्र में दुबे ने महुआ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लोकसभा वेबसाइट की लॉगिन से जुड़ी डिटेल्स लीक की हैं। एक दिन पहले ही निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने मोइत्रा पर घूस लेने का आरोप लगाया था और जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन से महुआ मोइत्रा को निलंबित किए जाने की भी मांग की है। अपने पहले पत्र में सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने टीएमसी सांसद के बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से घूस लेने का आरोप लगाया है। अपने ताजा पत्र में भाजपा सांसद ने आरोप को दोहराया, साथ ही आईटी मंत्रालय से इस बात की जांच करने का भी आग्रह किया। क्या मोइत्रा ने हीरानंदानी और उनके रियल एस्टेट समूह को लोकसभा वेबसाइट के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल मुहैया कराए हैं? दुबे ने पत्र में लिखा कि अगर दावे सही पाए जाते हैं तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन होगा। इसके अलावा भाजपा सांसद ने महुआ मोइत्रा के लोकसभा अकाउंट के सभी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के आईपी एड्रेसेस का पता लगाने के लिए भी जांच की मांग की है। साथ ही ये भी पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां इसे उस जगह पर एक्सेस किया गया था जहां वो मौजूद नहीं थी। मोइत्रा के व्यवहार को अनैतिक, गैर कानूनी और देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक बताते हुए दुबे ने आईटी मंत्रालय से आग्रह किया कि वह उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीरता से लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। माल कमाने के लिए टीएमसी के नेताओं ने न जाने कितने पापड़ बेले, शिक्षक भर्ती से लेकर पशु तस्करी तक, लेकिन उतना माल तो महुआ मोइत्रा ने सिर्फ सवाल पूछकर कमा डाला, वो भी लोकसभा में बैठकर। हंगामा मचाते हुए पूरी प्लानिंग से दीपक हीरानंदानी के हितों में सवाल पूछने की कीमत उन्हें करोड़ों में मिली। लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करने वाली महुआ मोइत्रा को तमाम लग्जरी ब्रांड्स के गिफ्ट्स हीरानंदानी ग्रुप की तरफ से दिए गए। महुआ मोइत्रा को जो गिफ्ट्स मिले उनमें सबसे पहली चीज जिसमें जिक्र है वो है एप्पल कंपनी के महंगे फोन। हाल ही में फेसबुक पर अपलोड की गई महुआ मोइत्रा की एक तस्वीर में उन्हें आईफोन 14 प्रो मॉडल के फोन रखे हुए देखा जा सकता है। अमेजन पर इस फोन की कीमत 1,39,990 रुपए है। इस सूची में जिस दूसरी चीज का नाम है हर्मेस कंपनी के स्कार्फ, इसकी अमेरिकी वेबसाइट पर एक स्कार्फ की कीमत $510 यानी 42,459 रुपए दिखा रहा है। अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि ऐसे कितने स्कार्फ्स महुआ मोइत्रा को दिए गए, इसका अंदाजा भी नहीं है। तीसरी चीज जिसका इसमें जिक्र किया गया वो है लुइस विटॉन कंपनी के स्कार्फ, जिनके दाम 50,000 रुपए से लेकर 4,95,000 रुपए तक होते हैं। भारत में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा को सल्वाडोर फ्रेगमो कंपनी के 35 जोड़ी जूते भी मिले हैं। इन्हें 70,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए तक की कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर हम एक जूते का दाम 80,000 रुपए भी ले लें तो आरोपों के हिसाब से कम महुआ मोइत्रा को 28 लाख रुपए के जूते मिले होंगे। इस लिस्ट में अगली चीज जो है वो है शराब। फ्रांस और इटली से वाइन्स मंगाई गई थी। 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए प्रति बोतल तक की ये दारू मिलती है। प्रीमियम कंपनी गुच्ची का बैग भी इन्हें दिया गया। ऐसा दावा है एक बैग 2 लाख रुपए तक में मिलता है। एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई ने बताया कि महुआ मोइत्रा को मगरमच्छ के चमड़े से बना बैग भी मिला है। ये बरलुती कंपनी का है।
और इसके दाम 12 लाख रुपए तक के होते हैं। महुआ मोइत्रा को अक्सर संसद में महंगे सामान के साथ देखा जाता है। उन्हें लुई विटॉन के 1,60,000 रुपए का बैग के साथ कैमरे में कैद किया गया था। अनंत का कहना है कि उन्होंने महुआ को अपने घर पर 20,000 पाउंड्स गिनते हुए भी देखा था। बताया गया था कि कैश वो अक्सर भारतीय रुपए और पाउंड्स में लेती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सदन में हर मुद्दे पर हंगामा खड़ा करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा कायदे से फंस गई हैं। अगर आरोप सही साबित हुए तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ जाएगी। जब कोई सांसद 60 सवाल पूछे और 60 में से 50 ऐसे सवाल हों जिससे किसी खास कारोबारी को फायदा पहुंचे तो सवाल तो उठता ही है। ये कौन सा संयोग है या फिर रिश्वत का प्रयोग? महुआ मोइत्रा पर यही रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के पत्र का हवाला देते हुए जांच की मांग की। ओम बिरला को लिखे पत्र में बीजेपी सांसद ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में सवाल के नाम पर घूस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, ये सदन की अवमानना है, इसकी तत्काल जांच कराई जाए। पत्र में उन्होंने कहा कि मुझे जयअनंत देहाद्राई अधिवक्ता का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने पत्र में लिखा है कि एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस हितों को ध्यान में रखते हुए ये सवाल पूछे गए। निशिकांत दुबे ने पत्र में लिखा कि महुआ मोइत्रा के हालिया 61 सवालों में से 50 सवाल ऐसे हैं जो दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए। पत्र में कहा गया कि जब भी संसद सत्र होता है, महुआ मोइत्रा और सौगत राय किसी न किसी बहाने हर किसी के साथ दुर्व्यवहार करके सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं और कई अन्य सांसद हमेशा हैरान रहते थे कि महुआ मोइत्रा के नेतृत्व वाली टीएमसी की चिल्लाने वाली ब्रिगेड ऐसी रणनीति क्यों अपनाती है। मुद्दों पर बहस करने और चर्चा करने के अन्य सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा में प्रश्न पूछने के बदले एक व्यवसायी से धन जुटाने और दूसरे व्यवसायिक समूह को निशाना बनाने की महुआ मोइत्रा की मंशा का पर्दाफाश हो गया। रिश्वत लेकर सवाल पूछे जाने का ये पहला मामला नहीं है। यूपीए के शासनकाल में भी ऐसे ही कुछ सांसद पकड़े गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत में स्टंट्स और एडवेंचर अब तक कांग्रेस के राहुल गांधी ही किया करते थे, लेकिन अब उनका साथ देने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी आ गए हैं। हेलमेट छोड़िया अधीर रंजन ने बिना हैंडल पकड़े हुए बुलेट बंगाल की सड़कों पर दौड़ाई और तरह तरह के करतब भी दिखाए, लेकिन इन करतबों का कांग्रेस को कितना फायदा होगा कहा नहीं जा सकता। अधीर रंजन चौधरी बंगाल से कांग्रेस के सांसद भी हैं और ममता बनर्जी के कट्टर दुश्मन भी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बहरामपुर बाईपास रोड पर अपनी बाइक चलाई और जमकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। बिना हेलमेट ही हाथ छोड़कर बाइक चलाकर एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने स्टंट किया। अधीर रंजन चौधरी ने न्यू बाईपास रोड पर करीब 11 किलोमीटर तक बाइक चलाई। अधीर रंजन चौधरी को ऐसा करते देख अन्य बाइकर्स और कांग्रेस समर्थक हैरान रह गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो अधीर रंजन चौधरी की सारी स्टंटबाजी गायब हो जाती और उन्हें लेने के देने पड़ जाते। अधीर चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग से पूजा से पहले बाईपास को अस्थायी तौर पर खोलने का विशेष अनुरोध किया था और इस तरह बहरामपुर बाईपास रोड भी खोल दिया गया और रविवार सुबह ही उस सड़क पर अधीर रंजन चौधरी का स्टंट सामने आया। गेरुआ कुर्ता, सिर पर टोपी, बुलेट की ड्राइवर सीट पर अधीर रंजन। कभी वो बाइक का हैंडल छोड़कर दोनों हाथों से झुक जाते हैं तो कभी दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर पक्षी की तरह उड़ जाते हैं। मुर्शिदाबाद के तथाकथित रॉबिन हुड बने अधीर रंजन चौधरी ने अपना वही पुराना रूप दिखाया। भले ही अधीर रंजन चौधरी ने अपना अलग अंदाज दिखाया हो, लेकिन उनकी बाइक चलाने को लेकर अभी से ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि टोपी होने के बावजूद उनके सिर पर हेलमेट नजर नहीं आया। तो कभी हाथ छोड़कर प्रैक्टिकल करतब दिखाते रहे और सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ जो लोग थे उनमें से भी कई लोगों ने सिर पर हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ऐसे में वे खुद और अपने साथियों के साथ बिना हेलमेट पहने बाइक कैसे चला रहे हैं, ये सवाल विभिन्न हलकों में उठने लगा है। माना यह जा रहा है कि बंगाल की ट्रैफिक पुलिस अधीर रंजन चौधरी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।